हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 3 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरे तरफ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है बेहद ही इंपॉर्टेंट, कोविड-19 से राहत देने के लिए बहुत ही बड़ी खबर आई है दुनिया के अंदर। तो ये बात की गई है, एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसका नाम है फिजर, पी साइलेंट है इसमें, तो उसको फिजर बोला जाता है। अमेरिका की फार्मा कंपनी है फिजर। इसने एक वैक्सीन बनाया है। इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, BNT162b2, ये इसकी वैक्सीन का नाम है। ये mRNA वैक्सीन है, M मतलब मैसेंजर RNA वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन फिजर कंपनी ने बनाई है और ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि आम लोगों के लिए ये वैक्सीन देना स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी कि अगले हफ्ते ये वैक्सीन आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी ब्रिटेन के अंदर। 4 करोड़ इसके डोज ब्रिटेन खरीद रहा है। और ऐसे जो 4 करोड़ डोज जो हैं, इसका मतलब ये कि एक आदमी को 2 करोड़ डोज दिए जाएंगे। तो 2 करोड़ लोगों को डोज दिए जाने की, वैक्सीन दिए जाने की बात की है ब्रिटेन ने। ये अगले वीक से ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ी खबर है दुनिया के अंदर। इसके अलावा स्पुतनिक 5 जो है, रशिया भी उसको देने की स्टार्टिंग में है, उसको वो भी स्टार्ट कर देगा रशिया के अंदर। लेकिन पहले इसमें कई खामियां देखी गई थी स्पुतनिक 5 को लेकर के। बट फिजर अभी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी वैक्सीन 95% तक कारगर है कोविड-19 को लेकर के। तो ये यहाँ पे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ये सारी की सारी चीज़। अब ये जो वैक्सीन है, काम क्या करती है वैक्सीन, ये आपकी बॉडी में जाएगी तो एंटीबॉडीज क्रिएट कर देगी, राइट। ये अब वैक्सीन लगाई जाएगी आपकी बॉडी में। अब बॉडी के अंदर होते हैं टी सेल को हम बोलते हैं मेमोरी सेल, यानी याददाश्त वाले सेल बोलते हैं टी सेल को। तो कभी भी इस प्रकार से ये जो वायरस है, इस प्रकार का वायरस है, वो यदि आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो टी सेल एक्टिवेट कर देगा एंटीबॉडीज़ को, और एंटीबॉडीज़ ये जो वायरस है इसको बाहर फेंक देगी। ये काम करेगी फिर ये वैक्सीन, और टी सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आगे कभी भी इस प्रकार से आपके ऊपर वायरस का अटैक होता है तो ये सारा घटनाक्रम चलता है वैक्सीन को लेकर के। तो फिजर कंपनी, आप नाम याद रखिएगा, वैक्सीन का नाम याद रखिएगा क्या इन्होंने बनाया है, और ये एक mRNA वैक्सीन है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दुनिया के लिए। हो सकता है कि बहुत जल्द भारत में भी इसके डोज आ जाएं, तो अच्छी खबर है ये। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो 2021 में रिपब्लिक डे जो होगा 26 जनवरी में, तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे बोरिस जॉनसन PM है यूके के। अभी यूके का हम जिक्र करके चुके हैं कि यूके फिजर वैक्सीन अपने आम लोगों के लिए देने जा रहा है अगले वीक से। तो वहाँ के PM है बोरिस जॉनसन, और इनको आमंत्रित किया है नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए। तो आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, ये यहाँ पर बात की गई चुनाव के संबंधों में। चुनाव आयोग का उपयोगी प्रस्ताव है, ये कुछ चर्चाएं की गई हैं, देख लेते हैं क्या है। तो चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। NRI जो लोग होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन NRI जो होते हैं, जो विदेशों में जाकर के रहते हैं, बसते हैं, तो उनको वोट की सुविधा देने के लिए पोस्टल बैलेट की बात की गई है। चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट का एक प्रावधान दिया है, एक प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था होनी चाहिए जो NRI लोग हैं, ताकि वो अपनी कंट्री में रह करके चुनाव इलेक्शन में भाग ले सकें, वोट कर सकें। तो ये बात की जा रही है। तो इसको बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली होगा ये बैलेट सिस्टम जो होगा। ऐसा नहीं कि पेपर पे वो बैलेट देना, जो पुराना सिस्टम था कि पेपर पे आपने बैलेट देते हो, पोस्टल बैलेट जो होता था पेपर पे होता था, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करने की बात की जा रही है। इसको नाम दिया गया है ETPBS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो यहाँ पे ये व्यवस्था करने की बात की जा रही है NRIs के लिए, ताकि वो लोग भी, भारतीय जो लोकतंत्र है वहां पे अपना पार्टिसिपेट कर सकें, वोट डाल सकें। ये सारा का सारा प्रस्ताव दिया है चुनाव आयोग ने यहाँ पे। अब एक समिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिनेश गोस्वामी समिति है चुनाव आयोग संबंधी। तो दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाने के लिए बात कही थी, और EVM के प्रयोग की बात जो कही थी, दिनेश गोस्वामी समिति ने ही सुझाव दिया था कि आप EVM का प्रयोग कीजिए और चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाइए। अब मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि EVM का प्रयोग भारत में किस वर्ष से स्टार्ट किया गया, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 7 पर बात की जा रही है, ये कि एडिटोरियल है यहाँ पे। तो ट्रैवल ब्लॉग से संबंधित बात की गई है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की बात की गई है, पैराग्लाइडिंग की बात की गई है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। तो उसके संबंध में कुछ ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये 4
नॉर्थ से लेके और साउथ में हिमालय का जो क्षेत्र है जिसकी बात की गई है धौलाधर की यहाँ पे, तो सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख हिमालय, फिर है जास्कर हिमालय, उसके बाद पीर पंजाल और सबसे लास्ट में धौलाधर। तो कई बार ये जो इनका क्रम है ऊपर से नीचे जमाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है नॉर्थ से साउथ के लिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे साउथ में तो है शिवालिक, राइट, और सबसे ऊपर है काराकोरम। तो हम यदि ऊपर से चलते हैं तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। तो ये आपको इनका जो ऑर्डर है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कहाँ पे आता है। शिवालिक ये पूरा का पूरा लोअर पार्ट हो जाता है, और ये जो है ये अपर हिमालय, ग्रेट हिमालय से हम बोलते हैं, वो जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाला ग्रेट हिमालय है। ये बिल्कुल लोअर वाला पार्ट है हिमालय का, और ये लेसर हिमालय बोला जाता है पीर पंजाल और धौलाधर को। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम, यदि वेस्ट से और ईस्ट की तरफ हम इसकी ज्योग्राफिकली देखें हिमालय को, तो 4 भागों में बांटा गया ऐसे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब यहाँ पे कुछ नदियां बहती हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा भी गया है। तो यदि पंजाब हिमालय के बारे में पूछता है कौन सी नदियां बहती हैं, तो ये है इंडस और सतलुज नदी। कुमायूं हिमालय के बारे में प्रश्न पूछता है तो यहाँ पे नदियां जो निकलती हैं वो है सतलुज और काली नदी। नेपाल हिमालय के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, तो यहाँ पे नदियां आती हैं काली और तीस्ता नदी। और यदि असम हिमालय की बात पूछता है तो यहाँ पे आते हैं तीस्ता और दिहांग नदी। दिहांग नदी आप मेरे को बताइए, कल ही मैं डिस्कस करके चुका हूँ, दिहांग नदी कहाँ से निकलती है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये आपको इसकी ज्योग्राफी का आइडिया होना चाहिए हिमालय के बारे में, कि यदि हम पर्वत नॉर्थ से साउथ के बारे में बात करते हैं तो हिमालय किस प्रकार से विभाजित है, और यदि वेस्ट से ईस्ट के बारे में बात करते हैं तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इनमें से एक चीज और ये बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि इनमें से सबसे चौड़ा, मतलब कि इस प्रकार से चौड़ा, ये जो है इसकी चौड़ाई, ये सबसे ज्यादा इन चारों में से किस हिमालय की है? ये जो सेक्शन दिए हैं पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा चौड़ा है? नेपाल चौड़ा है, पंजाब चौड़ा है, असम चौड़ा है? तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कौन सा सबसे कम चौड़ा है, ये भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये भी अगेन हिमालय से संबंधित न्यूज है। तो यहाँ पे हिमस्खलन हो गया है, बर्फ में फंसे वाहनों को निकालने में जुटा है पंजाब दल, तो ये है। तो यहाँ बात की जा रही है जोजिला दर्रे की, लद्दाख में स्थित है जोजिला दर्रा जो है, जोजिला पास जो है, ये काम क्या करता है? श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा या फिर जोजिला पास। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है श्रीनगर, और श्रीनगर से को लेह से जोड़ने का काम करता है, यानी लेह में है करगिल, तो उनको जोड़ने का काम करता है जोजिला पास, जोजिला दर्रा, जोजिला टनल जो बनाई गई है अभी उसके ऊपर, जोजिला पास के ऊपर। तो ये इसकी आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जोजिला पास की बात की गई है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है जोजिला पास के बारे में। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये एक चक्रवाती तूफान की बात की जा रही है, बरेवी चक्रवाती तूफान है। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठेगा और तमिलनाडु तट से टकराने की आशंका बताई जा रही है इसकी, हालांकि ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ 15 किलोमीटर की इसकी रफ्तार बताई जा रही है प्रति घंटे की। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या इसका असर होता है। बरेवी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये एक चक्रवाती तूफान है जो कि बंगाल की खाड़ी से उठा है, तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का 1 वर्ड सेक्शन है, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे। तो ये परीक्षा में आ चुका प्रश्न है, ये आया इलाहाबाद हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी की जो प्री जो परीक्षा होती है वहां पे आया 2017 में। ये प्रश्न है, अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप्स इज नोन एज, जो पर्सन मैप्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है यहाँ पे कार्टोग्राफर, सेकंड है प्लानर, थर्ड है डिजाइनर, फोर्थ है ग्राफ मेकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ए, यानी कि 1 कार्टोग्राफर होता है इसका सही उत्तर, कि जो पर्सन मैप्स को क्रिएट करता है उसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफर। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, ये केंद्रीय विद्यालय जो है वहां पे पीजीटी के एग्जाम में आया, 2017 में प्रश्न आया ये। तो ये प्रश्न है वार्डरोब 1 वर्ड है, तो इसके बारे में 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। अ प्लेस वेयर प्लेन्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट। तो 4 ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि 3। तो यहाँ पे है ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पे कि कपड़े रखे जाते हैं उसको वार्डरोब बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा, पॉपुलर वर्ड है होती कि वार्डरोब में कपड़े रखे हैं या कोई और भी आपकी सामान जरूरी चीजें रखी हैं, तो क्लॉथ्स के लिए स्पेशली आता है वार्डरोब का जो टर्म है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है।
तीसरा जो प्रश्न है ये भी पीजीटी के केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में 2017 में आ चुका है। यहां पे वर्ड है फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन वर्ड है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वन हु इज अ फाइन जज ऑफ लिटरेचर और आर्ट, द सेकेंड वन इज वन हु इज अ नोवाइस एज फार एज आर्ट एंड लिटरेचर आर कंसर्न्ड, थर्ड वन इज वन हु इज डिवोटेड टू म्यूजिक, फोर्थ वन इज वन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर और म्यूजिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फिलिस्टाइन का मतलब है यहाँ पे 4 का मतलब है वन ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट जिसे पसंद नहीं है, कला पसंद नहीं है, कोई लिटरेचर साहित्य तो कोई म्यूजिक में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एक तरह नीरसता वाली जिंदगी है उसकी, समझ सकते हैं। जैसे कि ना आर्ट पसंद, ना साहित्य पसंद, ना ही उसे म्यूजिक पसंद। म्यूजिक तो सभी को पसंद होता है, तो उसको हम बोलते हैं फिलिस्टाइन। इसके लिए प्रॉपर एक वर्ड है। तो ये वन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। चौथा है, ये भी केंद्रीय विद्यालय एग्जाम पीजीटी में आ चुका है, 22 जनवरी 2017 का एग्जाम जो हुआ था। तो यहां वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट के लिए 4 यहां पे दिए गए आपको ऑप्शन। वन हु एनकरेजेस आइडल वर्शिप, वन हु इज स्पेशली सेंट बाय गॉड टू प्रीच अ पर्टिकुलर रिलीजन, वन हु इज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स एंड एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पे 4। तो ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा ही आलोचना करता रहता है, जो पॉपुलर बिलीव्स हैं, जो मान्यता हैं, जो रीति रिवाज हैं उनकी, तो इसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। तो ये आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे अपने सुझाव भेजना चाहते हैं कमेंट में भेज सकते हैं, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।